हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसको डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस और केंद्रक को। हमारा जो सेल ऑर्गेनल वाला पोर्शन चल रहा है कोशिकांगों का, उसके अंदर हमारा एक केंद्रक और इसके बाद में गुणसूत्र वाला जो दो टॉपिक बाकी रह गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में हम लोग कोशिका विभाजन प्रारंभ करेंगे जो कि रीट में इंपॉर्टेंट है। और बाद में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसको भी स्टार्ट कर लेंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो आने वाले 5-7 दिनों के अंदर सारे वीडियोज़ लगभग कंप्लीट कर लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं केंद्रक की और कोशिका के नियंत्रण केंद्र की। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज यानी क्वेश्चंस जो डाले जाते हैं उससे MCQ से आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, यानी कि केंद्रक जो है वो कोशिका का रियली में क्या है, नियंत्रण केंद्रक है। यहाँ फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये कोशिका का निर्देशक केंद्र है। क्या केंद्रक है? निर्देशक केंद्रक, यानी कि यही क्या करेगा, निर्देश देगा कि कोशिका के अंदर। और दूसरी बात, एक और चीज़, इसे उपापचय केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सबसे मेन रोल प्ले करता है। क्योंकि केंद्र के अंदर जो केंद्रिका है इसके अंदर mRNA का निर्माण होता है और ये mRNA को कोशिका द्रव्य में भेजता है। उसी के द्वारा यहाँ पर कोशिका द्रव्य में होने वाली सारी उपापचय क्रियाओं का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। यानी कि जो उपापचय में है उसमें भी इसका सबसे बड़ा मेन रोल है। इसलिए हम लोग केंद्र को कोशिका का उपापचय केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का उपापचय केंद्र भी कहते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अब उपापचय का मतलब क्या है ये समझेंगे पहले। उपापचय का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे बॉडी में लीवर होता है, वो क्या करता है कि जैसे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब रिक्वायर मतलब ज़्यादा एक्सेस ग्लूकोज हो, मतलब बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज हो तो उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। ये जो कन्वर्टेशन का फॉर्म है, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, एक पदार्थ को दूसरे रूप में परिवर्तित करना, ये सारा क्या उपापचय का काम है। तो यानी कि जो कोशिका का उपापचय केंद्र है या निर्देशक केंद्र या फिर नियंत्रण केंद्र, वो किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। अब दूसरी बात, एक और चीज़, ये जो केंद्रक है वो द्विझिल्लीबद्ध युक्त कोशिकांग है और इसकी जो बाहर वाली झिल्ली है इस पे न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस जनरल इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग केंद्र की संरचना को स्टडी करेंगे। यहाँ पर केंद्र के छिद्र होते हैं, यानी कि केंद्रिका में जो mRNA बन रहा है उसको कोशिका द्रव्य में भेजा जाएगा और वो इस तरीके से उपापचय क्रियाओं पे क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी खोज की। तो सबसे पहले जो केंद्रक की खोज है वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये आपको ध्यान देना है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इसकी खोज। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकते हैं आपको। तो केंद्रक की खोज जो है वो सबसे पहले किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और कब की थी, 1831 से पूर्व, यानी 1831 से पहले कर ली गई थी। अब एक और सवाल कि इन्होंने, जब किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि सर आप बड़ा डिप, यहाँ पे डिप की बात नहीं है, क्योंकि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के साइंस का सिलेबस जब आपके आएगा तो आपको ध्यान हो कि क्लास 6, 7 में भी सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, फिर 9th में इसका पूरे बारे में इसके बारे में स्टडी की जाती है। तो थोड़ा बहुत वहाँ से, थोड़ा बहुत यहाँ से, इन लोगों के पास तो सारा मटेरियल हो गया कि भाई अपने को सेल देना है। अब सेल के अंदर तो वो तो आपको कहीं से भी दे सकते हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ों को एक साथ में समरी करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यानी कि आपको ये नहीं समझना है कि यार मैंने तो सर उस चैप्टर से पढ़ा था, उसमें ये बात नहीं है। तो आप दूसरी बुक भी उठा के देख लीजिए, NCERT की उठा के देख लीजिए, वो NCERT से भी दे सकते हैं। तो यानी कि जो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी वो किसमें की थी, जो आर्किड पादप होता है, उस आर्किड पादप की जो मूल कोशिका है, यानी कि जो जड़ों की कोशिका है, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। तो आर्किड पादप की मूल की कोशिकाओं में उन्होंने सबसे पहले क्या की थी, खोज की थी। यानी कि जो न्यूक्लियस है उसको सबसे पहले उन्होंने, जो आर्किड प्लांट है उसकी रूट के अंदर क्या किया था, डिस्कवर किया था। और उसको डिस्कवर किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने। आफ्टर देन बात करते हैं केंद्रक के अध्ययन की। केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी। क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। अब एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे इसको कैरियोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कैरियन है इसका मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और जो पीछे लोगस लगाया गया, लोगस से बना लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यानी न्यूक्लियस स्टडी यानी कैरियोलॉजी। और अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो इसे कहेंगे केंद्रक विज्ञान। क्या कह देंगे, केंद्रक विज्ञान। केंद्रक विज्ञान। आगे बात करते हैं, अगर कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो एक बात ध्यान देना, मैंने यहाँ लिखा है संख्या प्रत्येक कोशिका में। सामान्य तो एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है,
तो सामान्यतः अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भाग देखना कैसे। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में केंद्रकों की संख्या होती है एक, लेकिन जैसे हमारे शरीर में जैसे उपास्थि है, नाक की चोटी है, ये मान लो कान की जो उपास्थि है, इनके अंदर अगर हम लोग देखें तो एक ही कोशिका में दो केंद्रक होते हैं। तो ध्यान देना, एक तो अपनी जो है उपास्थि, और इसके अलावा एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पैरामीशियम का कि पैरामीशियम में कितने केंद्रक होंगे। तो पैरामीशियम के अंदर ध्यान देना है केंद्रक होते हैं दो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो पैरामीशियम के अंदर भी आपको प्रत्येक कोशिका में कितने केंद्रक दिखाई देंगे, दो। तो प्रत्येक कोशिका में उपास्थि और पैरामीशियम में केंद्रकों की संख्या कितनी होगी, दो। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, उपास्थि और पैरामीशियम में प्रत्येक कोशिका में केंद्रकों की संख्या कितनी होगी, दो। और इसके बाद में और भी इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, जो हमारे शरीर की रेखित पेशी है, जो स्मूथ मसल से चिकनी पेशी, रेखित पेशी, उन रेखित पेशी में एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलेंगे। तो रेखित पेशी जो है उसमें कई केंद्रक हमें क्या होंगे, देखने को मिलेंगे, कई केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो ध्यान देना, सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक, जबकि उपास्थि और पैरामीशियम की कोशिकाओं में सामान्यतः एक ही कोशिका में दो केंद्रक देखने को मिलेंगे, जबकि हमारे शरीर की जो रेखित पेशियां हैं उनके अंदर कई केंद्रक देखने को हमें मिलेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं आकार की। तो ध्यान देना, आकार की अगर हम लोग बात करें तो आकार किसी कोशिका में फिक्स नहीं है कि हमारे मानव की इन कोशिकाओं में आकार निश्चित है। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कोशिका केंद्रक का आकार। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि केंद्रक का आकार किस पर निर्भर करता है। तो पहली बात तो आपको ध्यान देनी है, केंद्रक का आकार उसके अंदर जो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है। तो गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करेगा। दूसरा, कोशिका द्रव्य की मात्रा, कि उस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा कितनी है, इस पे भी ये डिपेंड करेगा, कोशिका द्रव्य की मात्रा पर। क्लियर है। तो यानी कि ये जो केंद्रक हमने बनाया है और ये इसके बीच में क्या है, केंद्रिका, इसके ये जो केंद्रक बनाया है, तो यानी कि मान लीजिए ये पूरी एक सेल है, ये मान लीजिए एक सेल है और ये बीच में क्या है, केंद्रक। तो यहाँ पर जो भरा हुआ कोशिका द्रव्य अगर ये ज़्यादा होगा तो केंद्रक का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जब आप बड़ी क्लास में स्टडी करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, Vn-V-C/Vn निकालते हैं। कोशिका द्रव्य का आयतन माइनस केंद्रक का आयतन अपॉन केंद्रक का आयतन करके, यानी कि ये इन दोनों भी बैलेंस होने जरूरी है। लेकिन मान लो अगर कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती जा रही है तो केंद्रक का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो आकार है वो कोशिका द्रव्य की मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है। तीसरी बात, एक तो हो गया गुणसूत्रों की संख्या पे और दूसरी बात हो गई कोशिका द्रव्य की मात्रा पे। अब तीसरी बात कि वो जो सेल है वो कितनी एक्टिव है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल है जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, यानी कि ज़्यादा काम में नहीं आती, उनकी सक्रियता पर निर्भर करेगा कि वो कितनी सक्रिय है। तो एक दूसरी तीसरा पॉइंट हो गया कोशिका की सक्रियता पर, किस पर डिपेंड करेगा, कोशिका की सक्रियता पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो कोशिका, अब बात करते हैं केंद्रक के आकार की, वापस सुन लेना। केंद्रक का आकार तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, पहला गुणसूत्रों की संख्या, दूसरा कोशिका द्रव्य की मात्रा और तीसरा कोशिका की सक्रियता। कौन सी कोशिका कितनी सक्रिय है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुपस्थिति की, कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हमें केंद्रक नहीं देखने को मिलेगा। तो इसको आप 5 स्टार लगा देना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ध्यान देना, एक तो है मानव की आरबीसी, जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, वहाँ पर भी केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आरबीसी की उत्पत्ति के समय अगर केंद्रक है तो आरबीसी में उत्पत्ति के समय तो केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन जब आरबीसी परिपक्व हो जाती है तब केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित। लेकिन हम यहाँ पे परिपक्वता की ही बात करेंगे, इसलिए आरबीसी जो है मानव की सेल, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर ये जो केंद्रक है वो क्या होता है, अनुपस्थित। अब अगर हम लोग पादपों की बात करें तो ध्यान देना, जो चालनी नलिका होती है, चालनी नलिका, और ये भी ध्यान देना परिपक्व चालनी नलिका की बात की जाती है। यहाँ पे किसकी बात की जाती है, परिपक्व चालनी नलिका, जो कि किस में उपस्थित होती है, फ्लोएम के अंदर।
क्योंकि हमें मालूम है कि फ्लोएम जो है ये 9th के अंदर दे रखा है कि फ्लोएम 4 कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, चालनी नलिका और फ्लोएम तंतु, फ्लोएम रेसे वगैरह। तो यहाँ पर जो फ्लोएम पेरेन्काइमा, तो ये जो फ्लोएम है ये फ्लोएम का ही क्या है, एक भाग है, ये फ्लोएम की ही एक कोशिका है चालनी नलिका। तो जो चालनी नलिका है फ्लोएम की, जो भोजन का परिवहन करती है फ्लोएम, उसमें जो चालनी नलिका है उसके अंदर केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये 9th में लिखा है, 9th की बुक के अंदर, कि जो चालनी नलिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है तो इस पर नियंत्रण किसका होता है। तो चालनी नलिका के पास में ही सह कोशिका होती है और उसी सह कोशिका का चालनी नलिका पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, क्योंकि इसके अंदर तो केंद्रक अनुपस्थित है। तो इस पर जो नियंत्रण है वो किसका होता है, कंपेनियन सेल का, जिसको क्या बोलते हैं, सह कोशिका। ये आप 9th की बुक के अंदर देख सकते हैं, आरबीसी की जो 9th वाली बुक है उसके अंदर दे रखा है, टीसीयू वाले चैप्टर में, उस तक का जो चैप्टर है वहाँ पे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कैसा होगा इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। देखो, पहली बात तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ये झिल्लीबद्ध युक्त कोशिकांग है। तो पहली बात तो ये करेंगे कि ये कैसा है, द्विझिल्लीबद्ध कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है, द्विझिल्लीबद्ध कोशिकांग। अब हमें मालूम है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा, अस्पष्ट होगा। दूसरी बात, इसका जो, अब देखो ये बात है कि जैसे मान लो कोशिका है प्रोकैरियोटिक, अब मान लो यहाँ पर जो केंद्रक होगा वो अस्पष्ट है और जो केंद्रक की झिल्ली है वो भी क्या है, अनुपस्थित है। तो दूसरी बात हमारे पास में हो गई कि यहाँ पर जो केंद्रक की झिल्ली है प्रोकैरियोटिक में, वो केंद्र की झिल्ली यहाँ पे क्या होगी, अनुपस्थित होगी। केंद्र की झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित होगी। और एक और चीज, अब जब इसके केंद्र की झिल्ली अनुपस्थित है तो हमें पता है कि इन केंद्रकों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो यानी कि इसका जो केंद्रक द्रव्य या आनुवंशिक पदार्थ है वो तो सीधा सा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केंद्र की झिल्ली तो डेवलप है नहीं। तो यानी कि एग्जाम में पूछ लिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कहाँ पड़े रहते हैं, तो लिखेंगे कोशिका द्रव्य में क्या रहते हैं, बिखरे हुए पड़े रहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र की झिल्ली के अनुपस्थित होने के कारण से आनुवंशिक पदार्थ जो है वो कहाँ पर बिखरे हुए पड़े रहते हैं, कोशिका द्रव्य में। तो आनुवंशिक पदार्थ जो है यहाँ पर कहाँ रहते हैं, कोशिका द्रव्य में क्या रहते हैं, बिखरे हुए पड़े रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े रहते हैं। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नग्न डीएनए। कैसा होता है, नग्न डीएनए। और इसको अभी हम प्रोकैरियोटिक को बाद में देखेंगे और इसके बारे में देखते हैं अभी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है उसके कई नाम हैं और वो एक नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केंद्रक को हम लोग थोड़ा ये डेवलप नहीं है इसलिए यहाँ पे नाम दे देते हैं आद्य केंद्रक। क्या नाम दे देते हैं, आद्य केंद्रक। कुछ लोग इसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, केंद्रक जो है वो डेवलप नहीं है तो इसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको प्रारंभिक केंद्रक भी बोलते हैं, प्रारंभिक केंद्रक। क्यों भाई, कि ये पहले डेवलप हुआ था। क्योंकि आपको ध्यान है तो जो मोनेरा जगत के सदस्य हैं वो सबसे पहले धरती पे आए थे और वो प्रोकैरियोटिक हैं आज भी। तो यानी कि वो प्रारंभ में डेवलप हुए थे, इसको नाम बोल दिया प्रारंभिक केंद्रक। कुछ लोग इसको जीर्णधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीर्णधर। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग इसको एक नाम और भी देते हैं, केंद्रकाभ। क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ भी। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका में केंद्रक होता है उसे केंद्रकाभ भी बोला जाता है और पूर्व केंद्रक भी कहा जाता है। प्रारंभिक केंद्रक की जगह पूर्व केंद्रक भी कभी कभी बोला जा सकता है। और आद्य केंद्रक, न्यूक्लियोइड, प्रारंभिक केंद्र, जीर्णधर, केंद्रकाभ और पूर्व केंद्रक। आपको एक तो ये नाम याद रखना है और एक न्यूक्लियोटाइड। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आद्य केंद्रक नहीं पूछ सकते लेकिन न्यूक्लियोइड और केंद्रकाभ के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक है वो अस्पष्ट होता है, इसमें नग्न डीएनए होते हैं और केंद्र की झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित। और इसके अलावा आनुवंशिक पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य में क्या रहेंगे, बिखरे हुए पड़े रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो कोशिका केंद्र की झिल्ली है वो क्या होती है, अनुपस्थित। तो केंद्र की झिल्ली के अनुपस्थित होने से वो केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थ क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होगा। तो ध्यान देना, यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है
जो पॉइंट हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के लिखे हैं जस्ट उसका थोड़ा सा उल्टा करना है। पहली बात तो यहाँ पर केंद्रक कैसा होगा, स्पष्ट। दूसरी बात, यहाँ पर केंद्र की झिल्ली अनुपस्थित है तो यहाँ पे केंद्र की झिल्ली क्या होगी, उपस्थित होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि केंद्र की झिल्ली क्या होगी, उपस्थित होती है यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में। ये क्वेश्चन आपको इनके अंतर के बेस पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाता है, क्योंकि आपको जो भी आपकी कोशिका वाले भाग है वहाँ पे सारा दे रखा है, लेकिन इस तरीके से समरी बना के नहीं दिया है। ये लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्र कैसे होंगे, आधी बात वहाँ लिख दी है, आधी बात यहाँ लिख दी। हमने पूरा इसको एक जगह कर लिया है कि यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा, एक तो स्पष्ट होगा और केंद्र की झिल्ली क्या होगी, उपस्थित होगी। अब ध्यान देना, यहाँ पर जब केंद्र की झिल्ली उपस्थित है तो जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए नहीं रहेंगे, वो केंद्र के अंदर ही क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ जो है, यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ वो केंद्रक में ही क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, या केंद्रक में ही क्या रहेंगे, परिबद्ध यानी कि उससे सराउंडेड रहेंगे। तो केंद्रक में ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, अगर यूकेरियोटिक कोशिका का अगर कोई सबसे मुख्य अंग है तो वो क्या है, केंद्रक। तो ध्यान देना, यूकेरियोटिक कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है वो क्या है, मुख्य अंग है। कैसा अंगक है, मुख्य अंग। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, मुख्य अंगक होता है। और यहाँ पे केंद्रक क्या स्पष्ट होगा, केंद्र की झिल्ली उपस्थित होगी और आनुवंशिक पदार्थ है वो केंद्रक में क्या रहेंगे, उपस्थित। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डीएनए की। यहाँ पर तो डीएनए कैसा था, नग्न डीएनए, जबकि यहाँ पर जो डीएनए है यूकेरियोटिक कोशिका में वो डीएनए कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड, द्विरज्जु की डीएनए हमारे को देखने को मिलते हैं, लेकिन एकल रज्जु की भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है वो कैसे होंगे, नग्न नहीं होंगे, आवर्त होंगे। तो यहाँ पर जो डीएनए है वो कैसे होंगे, आवर्त। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, द्विरज्जु की और एकल रज्जु की भी उपस्थित देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही यूकेरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। तो केंद्र की बातें हो गई यूकेरियोटिक कोशिका की। अब हम लोग इसके कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर को बाद में डिस्कस करेंगे, इसको रब करके फिर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि केंद्र के अंदर ये जो केंद्रक बनाया हमने, इसके अंदर जो रेड कलर की जो चीज़ दिखाई दे रही है हमारे को, ये क्या है, क्रोमेटिन का जाल है। क्या है, क्रोमेटिन का जाल। ये क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क, जो कि यही क्रोमेटिन का नेटवर्क जब सुव्यवस्थित होगा तो क्या बनाएंगे, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इस चीज़ का ध्यान देंगे। और ये जो क्रोमेटिन है इसको सबसे पहले देखा था फ्लेमिंग ने, सारे रंग से अभिरंजित कर करके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके कार्य की। तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन के अंदर क्या होती है, आनुवंशिक सूचनाएं क्या रहती है, निहित रहती है। तो इसके तो केंद्रक के क्रोमेटिन में, केंद्रक के क्रोमेटिन में जो अपनी आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो क्या रहती है, उपस्थित रहती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। आनुवंशिक सूचनाएं क्या रहती है, उपस्थित होती है। अगर हम लोग बात करें संचरण और वाहक की, तो ये क्या है कि आनुवंशिक सूचनाओं का क्या करते हैं, संचरण करते हैं। पहली बात तो ये, इसमें आनुवंशिक सूचनाएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, और वो भी कहाँ पर, इनके क्रोमेटिन यानी कि इनके गुणसूत्रों के अंदर। आगे बात करें तो ये क्या करते हैं, संचरण करते हैं। किसका, आनुवंशिक सूचनाओं का। ये लोग क्या करते हैं, केंद्रक जो है वो आनुवंशिक सूचनाओं का क्या करते हैं, संचरण करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देनी है यहाँ पर, ये आनुवंशिक सूचनाओं का संचरण तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है कि मात्र कोशिका से अपने जो मात्र कोशिका यानी पेरेंटल सेल जो है, पैतृक कोशिका, उससे जो पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक सूचनाओं का जो संचरण करते हैं वो कौन करते हैं, केंद्रक। और वो भी केंद्रक में कौन, क्रोमेटिन नेटवर्क। तो यानी कि पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका में, और दूसरा जो है ये आनुवंशिक सूचनाओं का संचरण करेंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका में, पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका में क्या करते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं का परिवहन करते हैं या संचरण या फिर वाहक की तरह कार्य करते हैं। और आनुवंशिक सूचनाएं इनके क्रोमेटिन के जाल में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि ये केंद्रक कोशिका विभाजन में भी क्या होता है, सहायक होता है। क्योंकि ध्यान देना, कोशिका विभाजन की जो प्रथम आवश्यकता है या जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, केंद्रक का विभाजन है। क्योंकि जब तक केंद्रक का विभाजन नहीं होगा दो कोशिकाएं नहीं बन सकती है। तो कोशिका विभाजन में भी ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और यहाँ लिखेंगे कि जो केंद्रक विभाजन है, केंद्रक विभाजन वो क्या है, कोशिका विभाजन की प्रथम आवश्यकता होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं उपापचय का। तो ये उपापचय कैसे करते हैं वो ध्यान देना, क्योंकि इस केंद्रिका के अंदर ये जो केंद्रिका है ग्रीन कलर की हमारे पास में यहाँ पर, इस केंद्रिका के अंदर हम लोग अगर बात करें, इसी केंद्रिका में mRNA का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है, mRNA का। और ये mRNA कहाँ जाता है, कोशिका द्रव्य में। और फिर वहाँ पर ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण और उपापचय क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि केंद्रिका से mRNA, तो देखो केंद्रिका से mRNA आया केंद्रक में, तो केंद्रिका से mRNA केंद्रक से कहाँ जाएगा, साइटोसोल यानी कि कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। तो यहाँ से देखो mRNA निकला केंद्रिका से, केंद्रक में गया और फिर ये कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य में। और वहाँ पर जाकर के ये क्या करता है, उपापचयी क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो इस चीज़ों का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये उपापचयी क्रियाओं का क्या करेंगे, नियंत्रण करते हैं। तो केंद्रिका से mRNA कहाँ जाएगा, केंद्रक में, केंद्रक से mRNA कहाँ जाएगा, अपने कोशिका द्रव्य में। और वहाँ पर जाकर के वो उपापचयी क्रियाओं पे क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और मुख्यतः ये जो mRNA है वो क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसीलिए केंद्रिका को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री किसे कहा जाता है, केंद्रिका को। क्योंकि राइबोसोम किससे बने हैं, mRNA और प्रोटीन से। तो mRNA कहाँ से जा रहे हैं, केंद्रिका से, और बाहर जाके वो प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे तो उससे राइबोसोम का निर्माण होगा। तो इसीलिए केंद्रिका को कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब डीएनए पुनरावृत्ति का मतलब है कि ये डीएनए की संख्या बढ़ाने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा ये डीएनए की संख्या को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो डीएनए की संख्या में भी क्या करता है, केंद्रक का वृद्धि करता है। इन चीज़ों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है कि इस तरीके से ये केंद्रक के कार्य क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो केंद्रक है इसकी संरचना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे केंद्रक की संरचना के अंदर अब आगे देखेंगे कि केंद्रक की जो संरचना है वो द्विझिल्लीबद्ध है। पहली बात हमने ये बात की थी कि जो केंद्रक है वो रियली में द्विझिल्लीबद्ध कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है, द्विझिल्लीबद्ध कोशिकांग। और मैं यहाँ पे साथ में केंद्रिका को भी डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, केंद्रिका। तो हम लोग यहाँ पे केंद्रिका को भी क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर ये जो झिल्ली दिख रही है, एक तो ब्लू कलर की है और एक जो बाहर इस तरीके से बनी है। यानी कि केंद्रक में कितनी झिल्ली है, 2 झिल्ली। लेकिन जो बाहर वाली झिल्ली है उसमें कुछ क्या होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनको हम लोग केंद्रकीय छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रकीय छिद्र। तो इस छिद्र का जो नाम होगा वो क्या होगा, केंद्रकीय छिद्र। क्या नाम होगा, केंद्रकीय छिद्र। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसको न्यूक्लियर पोर भी कहा जाता है, केंद्रकीय छिद्र। कुदरती ये जो केंद्रकीय छिद्र है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य और बाहर जो कोशिका द्रव्य, क्यों यानी ये जो सेल के अंदर जो केंद्रक उपस्थित है, ये मान लो कोशिका है और ये उसके चारों तरफ केंद्रक, और ये इस तरीके की ये क्या है, सारी इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई है इस तरीके से। तो यानी कि ये जो बाहर कोशिका द्रव्य है और ये जो अंदर केंद्रक द्रव्य है, इसके मध्य ये क्या करेगा,
ये जो केंद्रक छिद्र, यहीं से पदार्थों का क्या होगा, आवागमन होगा। यानी कि इस तरीके से यहाँ के पदार्थ कहाँ जाएंगे, बाहर, और बाहर के जो पदार्थ है वो अंदर क्या हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो केंद्रिका है वो रियली में झिल्ली रहित संरचना है। मैंने यहाँ पे झिल्ली नहीं बनाई है, इसको एक भाग दिखाया कि ये कंडेंसेंट भाग है, इधर वाला भाग, मतलब ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, केंद्रिका का। तो ध्यान देना, केंद्रिका जो है वो झिल्ली रहित संरचना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी आपको कहीं फोटो देखने को मिलेगा तो वहाँ पे इस तरीके से ही गोल करके रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जो mRNA का जो संश्लेषण का स्थान है वो यही भाग है, यानी कि ये रियली में केंद्रकीय झिल्ली से है, सॉरी ये क्या है, झिल्ली से रहित संरचना, यहाँ पे कोई झिल्ली देखने को नहीं मिलेगी। तो यानी कि ये जो क्रोमेटिन का जो नेटवर्क दिख रहा है, जो ब्लैक कलर के मार्कर से मैंने बनाया है, ये डायरेक्ट केंद्रिका के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इस चीज़ का ध्यान देंगे। तो ये तो हुआ केंद्रक छिद्र, और जो ये पदार्थों का आवागमन होगा वो भी कहाँ होगा, केंद्रक छिद्र के द्वारा। और यहाँ पर जो ये वाला भाग है इसके अंदर, वो केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य, और इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर हमारे को क्रोमेटिन के जाल और ये केंद्रिका क्या होती है, देखने को मिलती है। तो ये जो बीच में भाग है ये कौन सा भाग है, केंद्रिका, जिसके कोई झिल्ली नहीं होती है। अब आगे बात करते हैं, ये जो है वो क्या है, क्रोमेटिन का नेटवर्क है। क्या है, क्रोमेटिन का जाल है, क्रोमेटिन जाल, जो कि DNA, RNA, स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन से क्या होता है, मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब गुणसूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे तब इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। और इस क्रोमेटिन जाल की जो यहाँ स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगी, बिखरी हुई, ढीली ढाली और किस तरीके से, एक तरीके से उलझी हुई स्ट्रक्चर होगी। लेकिन ध्यान देना, अगर ये जो केंद्रक का फोटो है ये अंतरकाल प्रावस्था का फोटो है, क्योंकि हम लोग अगर कहें तो मैं कुछ लोग कहते हैं कि सर पूर्वावस्था का फोटो ले लें या अंतावस्था का या पश्चावस्था का, तो वो कोशिका विभाजन की अवस्था है, वहाँ पे हर किसी का फोटो नहीं ले सकते। ये वो अवस्था है जब इसके अंदर कोई विभाजन नहीं हो रहा है। तब जब किसी कोशिका के अंदर विभाजन नहीं हो रहा होगा तब केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, और जो भी अंतराप्रावस्था होती है उसी के अंदर केंद्रक के ये जो क्रोमेटिन जाल है वो बिखरे हुए दिखाई देंगे, ढीले ढाले इस तरीके से उलझे हुए। लेकिन जब मध्य अवस्था आ जाती है जो कि मेटाफेज कहलाती है, उस समय यही क्रोमेटिन के जाल व्यवस्थित रूप से मिलकर के क्या बनाते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। वो अलग प्रावस्था है, ये वो प्रावस्था है जिस समय कोई विभाजन नहीं हो रहा है कोशिका के अंदर। ये क्रोमेटिन के जाल क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और एक बात करते हैं, ये जो केंद्र की झिल्ली है ब्लू वाली, और ये वाली जो झिल्ली बाहर वाली, ये बाहर वाली झिल्ली जो है वो डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है डायरेक्टली। यानी कि ये जो डायरेक्टली है वो डायरेक्ट इससे जुड़ी हुई है, इससे एंडोप्लाज्म। ये जो है वो क्या है, अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें भी देखो दो भाग दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आपको कोई ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रही, मतलब ये वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इसकी सतह पे क्या दिखाई दे रहा है, राइबोसोम, तो ये होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि केंद्रक की संरचना में केंद्र की झिल्ली होगी, जिसमें दो झिल्ली होगी, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। तो बाहर वाली झिल्ली तो ये हो गई हमारी, ये वाली, और ये जो है वो आंतरिक झिल्ली। लेकिन बाहर वाली झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो अवकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिकेंद्रकी अवकाश। तो ध्यान देना, दोनों के मध्य, बाहरी झिल्ली और जो आंतरिक झिल्ली है, इन दोनों के मध्य क्या होगा, स्थान। तो दोनों के मध्य क्या उपस्थित होता है, स्थान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्रकी अवकाश। क्या कहते हैं, परिकेंद्रकी अवकाश। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये हो गया परिकेंद्रकी अवकाश। क्लियर है, ये परिकेंद्रकी अवकाश। तो दोनों झिल्लियों के मध्य, बाहर वाली झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य क्या होगा, स्थान, ये वाला भाग। तो इसे हम क्या कहेंगे, परिकेंद्रकी अवकाश। तो यानी कि ये जो भाग है वो रियली में कौन सा भाग है, परिकेंद्रकी अवकाश।
और हमने यहाँ लिखा है कि जो बाहरी झिल्ली है वो सतत रूप से अंतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़ी रहती है, जिस पे ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो जिस पर राइबोसोम उपस्थित वो खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, और जिस पे राइबोसोम अनुपस्थित वो क्या होगी, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। और ये क्या करेगी, वसा और लिपिड का क्या करेगी, संश्लेषण करेगी। कौन, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। जबकि ये जो खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका है वो रियल में किसका संश्लेषण कर रही है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, क्योंकि इसके उपस्थित क्या है, सतह पे राइबोसोम। यानी कि ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर हमारी को दिखाई दे रही है वो रियली में क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। क्लियर है। और दोनों झिल्लियों के मध्य का अवकाश क्या होता है, परिकेंद्र के अवकाश। और ये अवकाश जो है वो स्थान लगभग 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। और यही जो अवकाश है वो केंद्रक द्रव्य और जो बाहर कोशिका द्रव्य है, मतलब ये वाला भाग, ये कौन सा भाग है, कोशिका द्रव्य का भाग है। क्योंकि ये जो केंद्रक है वो कहाँ उपस्थित होगा, कोशिका द्रव्य में। तो ये जो बाहर का भाग है कोशिका द्रव्य और ये अंदर का भाग केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य अगर कोई अवरोध का कार्य करता है तो वो कौन कार्य करता है, परिकेंद्रकी अवकाश। क्योंकि ये अंदर वाली झिल्ली और ये बाहर वाली झिल्ली, इन दोनों के बीच में अवरोध का कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर फिर केंद्र के छिद्र काम आएंगे पदार्थों के आवागमन के लिए, क्योंकि केंद्र के छिद्र न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन के, जो पदार्थों के आवागमन पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रक झिल्ली में केंद्र के छिद्र पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन के बने होते हैं। और यहाँ पर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य से आते जाते रहते हैं। केंद्रक में कोशिका द्रव्य से क्या रहेंगे, आते जाते रहेंगे। कौन से अणु, आरएनए और प्रोटीन के अणु। अब ध्यान देना, जो केंद्रिका है ये रियली में क्या करती है, आरएनए का संश्लेषण करती है, एमआरएनए का मुख्यतः। और यही एमआरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में काम आते हैं। तो ये एमआरएनए यहाँ से कोशिका द्रव्य में जाते हैं और कोशिका द्रव्य से कुछ प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण केंद्रिका में भी होता है। इसीलिए केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं केंद्रक द्रव्य की। जो ये इसके बीच में भरा हुआ पदार्थ है वो क्या होगा, केंद्रक द्रव्य। और यहाँ पर जो द्रव्य होगा वो कौन सा होगा, केंद्रिका द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य, इसमें क्रोमेटिन का एक जाल है, ये जो क्रोमेटिन जाल है, और वह केंद्रिका क्या होती है, उपस्थित होती है। इस चीज़ का ध्यान देंगे यहाँ पर। इस केंद्रक द्रव्य में एक तो क्रोमेटिन का जाल है, क्रोमेटिन जाल, और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर वो क्या है, केंद्रिका। तो केंद्रिका कहाँ उपस्थित होती है, केंद्रक द्रव्य के मध्य उपस्थित होगी। मध्य का कोई ठेका नहीं है, इधर साइड में भी हो सकती है। आगे बात करते हैं केंद्रिका की। केंद्रिका के बारे में मैंने पहले ही कहा, ये झिल्ली रहित संरचना है, झिल्ली बनाई है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ही प्रोटीन और आरएनए का क्या हो रहा है, संश्लेषण किया जा रहा है। तो इस भाग को एक रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है, जो कि केंद्रक द्रव्य में क्या होती है, उपस्थित होती है। सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु ये मुख्य स्थल माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सक्रिय राइबोसोम आरएनए के संश्लेषण के लिए सबसे मुख्य स्थल कौन सा है, केंद्रिका। और इसीलिए इसे राइबोसोम यहाँ पे निर्माण होता है और इसीलिए इसे कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आंसर देंगे न्यूक्लियोलस केंद्रिका। अगर पूछा कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, तो देखो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी होगी, राइबोसोम। क्लियर है कि नहीं है, यह ध्यान देंगे यहाँ पर। तो कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री तो हो गई केंद्रिका। और अगर एग्जाम में पूछ लिया कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, तो प्रोटीन फैक्ट्री आपकी क्या हो जाएगी, राइबोसोम। क्योंकि ध्यान देना, राइबोसोम ही क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये केंद्रिका है वो रियली में किसका निर्माण कर रही है, राइबोसोम का। और राइबोसोम किसके बने हैं, प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। केंद्रिका गुणसूत्रों के साथ ये जुड़ी रहती है। देखो मैंने कहा ये झिल्ली रहित संरचना है, तो ये जो क्रोमेटिन है यहाँ पर, या फिर ये जब गुणसूत्र में परिवर्तित होंगे, जब अंतरावस्था के बाद में कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा, तो कोशिका विभाजन के दौरान जब ये गुणसूत्र में परिवर्तित होंगे, तो जैसे मान लो ये एक भाग गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है कुछ इस तरीके से। देखो तो गुणसूत्र का वो भाग जो केंद्रिका के साथ जुड़ा होता है उसे नोर बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रीजन एरिया वगैरह। तो यहाँ पर केंद्रिका गुणसूत्रों के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। जो जब ये वहाँ पर जुड़ेगी जिस जगह पे, यहीं पर आरएनए का क्या होगा, संश्लेषण। ध्यान देना, गुणसूत्र का वो भाग जो केंद्रिका के साथ जुड़ता है उसे नोर कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रीजन एरिया। लेकिन इसे वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं, बट यहाँ पर जब ये जुड़ेगा उस जगह पे क्या होगा, आरएनए का संश्लेषण होगा। किसका संश्लेषण होगा, आरएनए का संश्लेषण, जिसको राइबोसोमल आरएनए भी कहा
जाता है। तो ये rRNA का क्या होता है, यहाँ पे संश्लेषण होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और लास्ट में लाइन है, प्रत्येक केंद्रिका में प्रत्येक केंद्रक में केंद्रिका की संख्या क्या होती है, नॉर्मल एक ही होती है। लेकिन कभी कभी जैसे मानव की oocyte की बात करें तो वहाँ पे केंद्रिकाओं की संख्या 5-5 हो जाती है। ऊँट के oocyte जो होती है, oocyte का मतलब है अंडजनन कोशिका, उसके अंदर एक ही केंद्रक में 5 केंद्रिका होती है, वो अपवाद है। लेकिन सामान्यतः एक केंद्रक में कितनी केंद्रिका देखने को मिलेगी, एक ही केंद्रिका देखने को मिलेगी। वो भी कोशिका की सक्रियता पर डिपेंड करती है। अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं कि केंद्रिका कौन सी कोशिकाओं में ज़्यादा पाई जाती है, तो ध्यान देना वो कोशिका है जो प्रोटीन संश्लेषण का सबसे ज़्यादा कार्य करती है, वहीं पर केंद्रिका आपको क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम का निर्माण करना। तो राइबोसोम किससे बनेंगे, प्रोटीन से। तो जो भाग या जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण का काम कर रही है, उसके अंदर केंद्रिका सबसे ज़्यादा क्या होगी, देखने को मिलेगी। और ये ध्यान देना, ये जो भाग है, ये जो ब्लू कलर के अंदर हमने इस तरीके से बनाया है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतः प्रद्रव्यी जालिका है ये। और जब इस अंतःप्रद्रव्यी जालिका के ऊपर राइबोसोम उपस्थित हो तो इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और यहाँ पर जब कोई राइबोसोम नहीं, मान लो यहाँ से अगर मान लो राइबोसोम हटा दें, ये इस तरीके से, तो ये जो झिल्ली बनेगी वो कैसे बन जाएगी, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्लियर है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो इस केंद्र की जो बाहर वाली झिल्ली है, ये वाली बाहर वाली, ये तो आंतरिक झिल्ली हो गई अपनी, बाहर वाली झिल्ली से ये क्या होंगे, डायरेक्टली अटैच होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। और इस प्रकार से हमारा जो केंद्रक की संरचना वाला टॉपिक है वो भी लगभग क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रोमेटिन जाल गुणसूत्र के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है गुणसूत्र का। और इसके बाद में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।